नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक चैप्टर आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो उसका हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक वैल्यूएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर तो देखिए हमारे पास कॉस्ट हो गई ना, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई और हमारे पास उसका MRP भी हो गया, या हमारे पास और भी कोई दूसरा प्राइस भी हो सकता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो सकता है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी स्टॉक की, ये एक कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। तो स्टॉक की कैलकुलेशन यहाँ पर कैसे होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखते हैं स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूड एट द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड एट एक्चुअल कॉस्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। देखिए अगर स्टॉक को आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट कर लिया है तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर एक्चुअल कॉस्ट पर आने के लिए, ठीक है जी। तो देखते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप जानते हैं ये स्टॉक के लिए होता है, स्टॉक कैलकुलेशन के लिए। क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड ईदर एट कॉस्ट प्राइस और एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज़ लेस। जो AS2 है वो यही बताता है। AS2 में कैलकुलेशन का यही नियम है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है और जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसी पर स्टॉक की कैलकुलेशन होगी। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 6 है और NRV सपोज आपका 5 है तो जो स्टॉक की वैल्यूएशन होगी तो उसको हम क्या करेंगे, वो 5 पर कैलकुलेट होगी। द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इज स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिस्टम है या ये जो चैप्टर है ये अभी अपने आप में पूरा तैयार नहीं हो गया है, पूरा अपने आप में फिनिश नहीं हो गया है, अभी भी इसमें काम चल रहा है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। एंड द वेरिएंसेस मियरली रिप्रेजेंट डेविएशन फ्रॉम पुअरली सेट स्टैंडर्ड्स। और अगर जो डेविएशन आता है, जो गैप आता है, जो वेरिएंसेस आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि आपने स्टैंडर्ड्स ठीक से नहीं बनाए। थोड़ा मैं समझा देता हूँ उस चीज़ को। आपने अगर सपोज स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाई कि 5 रुपये में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाना चाहिए, लेकिन फिर आपने जब एक्चुअल में प्रोडक्शन करा तो उसकी कॉस्ट आई 6 रुपये, तो 1 रुपये जो है आपकी फालतू कॉस्ट आ रही है और यही है आपका वेरिएंस। वेरिएंस है, ठीक है, वेरिएशन कह लीजिए, डेविएशन कह लीजिए, स्टैट्स में इसको डेविएशन बोलते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये 1 रुपये जो आ रहा है ना फालतू की कॉस्ट, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपका ना जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो आपने सही कैलकुलेट नहीं की थी। तो प्रॉब्लम जो है वो सही स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने या सेट करने में है, तो इसलिए ये अभी पूरा तैयार नहीं है चैप्टर। अकरेंस ऑफ सर्टेन वेरिएंसेस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। अब कुछ ना वेरिएंसेस यहाँ पर ऐसे भी हैं, मतलब ये जो फालतू आ रहा है 1 रुपया, ये ऐसे भी हो सकता है, उन कारणों की वजह से भी हो सकता है जो कि मैनेजमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, मैनेजमेंट के कंट्रोल से बाहर है, उससे आगे है, तो फिर उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, ज़रूरी है। अब देखते हैं हमारा मेंटेनेंस ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। कि अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल को तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इन द सिंगल प्लान द इन्वेंट्री इन द स्टोर लेजर मे बी कैरिड ईदर एट स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। अब जब आप स्टोर लेजर बनाते हैं, स्टोर लेजर वो अकाउंट है जिसके अंदर रॉ मटेरियल के आने और जाने की सारी डिटेल होती है, तो इसे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक्चुअल कॉस्ट पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑल्दो बोथ आर मेथड्स आर इन यूज़, दोनों के दोनों मेथड चलते हैं, ठीक है जी। द कंसेंसस इज़ इन फेवर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का मत है, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इनमें से कोई एक चुनना हो तो क्या चुनते हैं ज़्यादातर लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट।
अब देख लेते हैं भाई एडवांटेजेस इसके क्या क्या है अगर हम इन्वेंट्री यानी स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। स्टोर लेजर में बी मेंटेन्ड इन क्वांटिटीज ओनली एंड द स्टैंडर्ड प्राइस नोटेड एट द टॉप इन द लेजर शीट्स। क्या करेंगे, जो स्टॉक लिखेंगे वो हम क्या करेंगे, हम क्वांटिटी में लिख देंगे, यानी कितने यूनिट्स माल आया या फिर गया, ठीक है जी। और इसका जो प्राइस होगा ना, एक स्टैंडर्ड प्राइस होगा उसको हम लेजर शीट के सबसे ऊपर टॉप पर लिख देंगे। द इकोनॉमीज द यूज ऑफ फॉर्म्स एज वेल एज रिड्यूसेस क्लैरिकल कॉस्ट एज नो कॉलम फॉर रेट्स नीड टू बी मेंटेन। अब क्या करा, अब क्योंकि हमने उसका जो रेट था, सपोज़ ये वो एक शीट है और यहाँ पर हमने वो एक रेट उसका लिख दिया, भाई ये रेट है उसका, हमने नीचे ना कोई कॉलम नहीं बनाया ऐसे करके यहाँ पे, और कोई उसकी पूरी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है। यहाँ कॉलम है यूनिट्स के, यहाँ पर रेट का कोई कॉलम नहीं है, मतलब हमने ऐसे ही नहीं किया कि इतने यूनिट्स थे, ये इसका रेट था और ये टोटल अमाउंट है। हमने ऐसी कैलकुलेशन यहाँ शीट में करके नहीं दिखाई, सिर्फ ऊपर रेट लिख दिया। तो इससे जो क्लैरिकल काम है, जो क्लैरिकल कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ उसमें करना ही नहीं पड़ रहा। प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स रिक्विजिशन इज सिंप्लीफाइड एज ओनली वन स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ईच आइटम ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बी यूज। अब इससे क्या हो जाता है कि जो आपका मटेरियल रिक्विजिशन है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि कौन कौन सा मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ज़रूरत है, फिर वो मटेरियल जो है स्टोर से जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये क्या होता है, इसको बनाना काफ़ी सिंपल हो जाता है, क्योंकि अगेन उसके अंदर सिर्फ एक स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो लिख दिया जाता है और उसमें आगे ज़्यादा कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हर मटेरियल के लिए सेपरेट होता है। प्राइस वेरिएंस इज़ प्रॉम्प्टली रिवील्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। अब क्या होता है कि हम जिस टाइम पर परचेज़ करेंगे उसी टाइम पर हमको पता चल जाता है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, वेरिएंस कितना आ रहा है। रिवील होता है उसको खोलना, पता चलना। तो खरीदते टाइम ही पता चल जाता है भाई ये चीज़ हमें जो है इतने ज़्यादा की पड़ रही है या फिर कम की पड़ रही है, क्योंकि हमें उस टाइम पर वेरिएंस तुरंत पता चल जाता है। आगे देखते हैं कि इसके भाई नुकसान कौन कौन से हैं। द स्टोर लेजर डज नॉट रिवील द करंट प्राइसेस। जो स्टोर लेजर है वो करंट प्राइस नहीं बताता। क्या बता रहा है वो बता रहा है स्टैंडर्ड प्राइस, वो करंट प्राइस नहीं बता रहा। इफ़ द मटेरियल स्टॉक इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप जानते हैं आप बैलेंस शीट बनाते हैं और जो असेट की साइड होती है इसके अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं। तो अगर ये आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट करके लिख दी, द वेरिएंस हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्टिंग द P&L लॉस। तो भाई इसका सीधा सीधा असर जो वो पड़ जाएगा किसके ऊपर पड़ जाएगा, P&L कॉस्ट के ऊपर पड़ जाएगा, क्योंकि जो P&L अकाउंट होता है यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे क्रेडिट साइड के अंदर यहाँ पर आता है। तो यानी हमारे P&L पे असर पड़ जाएगा, फिर हमारी बैलेंस शीट पे असर पड़ जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड टू एक्चुअल कॉस्ट बेस्ड ऑन प्राइस वेरिएंस टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि भाई आपको उसका जो प्राइस है ना आपको उसी पर ही बताना चाहिए, उसकी एक्चुअल कॉस्ट पर ही बताना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड कॉस्ट पर आपको नहीं दिखाना। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर दिखाएंगे ये बैलेंस शीट और ये क्लोजिंग स्टॉक P&L वाला, तो भाई क्या होगा, इससे ना गैप आ जाएगा आपके अकाउंट्स के अंदर, फिर उस गैप को आप फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा लॉ है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप एक्चुअल कॉस्ट पर दिखाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर नहीं दिखाएंगे। तो अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर दिखाया तो फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर उसको लाना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट पर। अ रिवीजन ऑफ द स्टैंडर्ड नेसेसिटीज रिवीजन ऑफ द कॉस्ट इन्वेंट्री।
तो अगर आपने भाई इस तरह से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट कर दिया है, तब आपको रिवीजन करना पड़ जाएगा। देखिए, रिवीजन ऑफ द कॉस्ट इन्वेंट्री, ये जो वही बात आ गई कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कर ली कैलकुलेशन, फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और फिर आपको एक्चुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लिखना तो फाइनली आपको एक्चुअल कॉस्ट पर ही है। तो अगर फाइनेंशियल अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी है तो वहाँ पर तो आपको एक्चुअल कॉस्ट पर ही लिखना पड़ेगा, यानी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये था एक छोटा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बात कीजिए, मदद की जाएगी। इसी तरह से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।